तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बाग में करे रोगों का नियंत्रण। बारिश के मौसम में मुर्गियों की देखरेख। किसान भाइयों, आंवला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक महत्व वाला फल वृक्ष है। औषधीय गुण व पोषक तत्वों से भरपूर आंवले की फल प्रकृति की एक अभूतपूर्व देन है, जिसे विटामिन सी की आधिकारिकता के बारे में जाना जाता है। तो आपने यदि आंवले का बाग लगाया है और उसमें रोगों का प्रकोप है, तो इनके नियंत्रण के लिए आप क्या करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी, जिला भोपाल के उद्यानिकी सहायक प्रवीण बटे। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए, या क्लोरोथेनेल जो दवा आती है जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है, जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में
एंथ्रेक्नोज। पत्तियों तथा कोमल टहनियों पर भूरे धूसर रंग के पीननुमा उठे हुए धब्बे होते हैं, जो कि आंवला में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों और तने से भोजन पौधे को लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाते हैं ये रोग, और इसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालेक्सिल मैनकोजेब जो दवा होती है, इसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। आंवले का मृदु सड़न रोग ये दिसंबर से फरवरी के मध्य अधिक देखी जा सकती है। धुएं से भरे काले गोल धब्बे फलों पर 2-3 दिनों में विकसित होते हैं। संक्रमित भाग पर जल सकती भूरे रंग का धब्बा बनाता है, जो पूरे फल को करीब 8 दिनों में आच्छादित कर फल के आकार को विकृत कर देता है। ऐसे तो रोग छोटे और परिपक्व फल दोनों को प्रभावित करता है, किंतु परिपक्व फलों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए तुड़ाई उपरांत फलों को डाइफोलेटान 0.15% या कार्बेडाजम 0.1% घोल से उपचारित करके भंडारित करने से रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद में आता है विल्ट, जिसको कि उकटा भी कहा जाता है। ये फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण होता है। इसमें जो फ्यूजेरियम प्रजाति की जो फफूंद होती है, इसका जो जनक है। किसान भाइयों, उकटा रोग नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें या तो जैविक तौर पे नियंत्रण यदि करना है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंदनाशक है, इसको करीब 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में करीब 200 ग्राम इसको डाल के और पौधे के आसपास हमें डाल देना है और गुड़ाई कर देना चाहिए हल्की, और इसके साथ में इसमें पानी लगा दे। जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाते हैं। साथ में इसमें जो फंगस है एक तरीके का, तो ये फंगस उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छा होके ये सॉइल में जाके जो इसके फफूंद है, जो हानिकारक फफूंद है उकटा का, इसको नष्ट करता है। इस तरीके से उकटा से हम बच जाते हैं। इसके साथ में कुछ प्रजातियां हैं जो कि उकटा प्रतिरोधी होती है, उनका हम उपयोग यदि करते हैं खेती में तो उकटा रोग से बच सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई मुर्गियों का पालन करते हैं, उनको अच्छा लाभ तभी मिलेगा जब वो अपनी मुर्गियों की देखरेख मौसम के अनुसार करेंगे। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में उनकी देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। तो आप कैसे करें मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव से। जहाँ तक मुर्गियों के आवास प्रबंधन की बात है, विशेष करके जो हमारा अभी मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, उसमें हमको कई सारी सावधानियों के साथ हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कहीं से भी आपके मुर्गी जो फार्म है, शेड है, उसमें कहीं बरसात का पानी अंदर ना आता हो, वहाँ अगर कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो पहले से ही करवा लें। मुर्गियों में खास तौर से उनके शरीर के तापमान को सहन करने और उसके अनुरूप ढालने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो हमको उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और बरसात का मौसम ऐसा है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड होती है। अगर बहुत दिनों तक, मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार पानी बरसता तो ठंडक हो जाएगी, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। अगर 3-4 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी अत्यधिक पड़ने में लगती है। तो ये व्यवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखकर ही जो आवास प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको आवास में वेंटिलेशन की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो लिटर बिछावन जो होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच कम से कम उतनी मोटाई का हो, जिसमें बुरादा का उपयोग हो, धान की भूसी है उनका उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान बरसात में जो लिटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। एक तो नमी रहती है वातावरण में, उसकी वजह से अपने आप में गीला होता है, और दूसरा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी नमी भी उसमें बैठती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कम से कम दिन में एक बार अलटते पलटते रहें। अगर गीला बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको वापस फेंक करके सूखा लिटर उपयोग में लाएं। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। अगर और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में चूना का भी आप मिक्स कर सकते हैं लीटर में। उसके अलावा भी आपको जो है बरसात के समय आप देखते हैं कि आसपास मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास कीचड़ इकट्ठा होता है। तो उसकी व्यवस्था हमको बहुत ही समय पर पूर्व में ही व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो शेड के अंदर, ना ही शेड के बाहर। जहाँ तक बरसात के ऋतु में आहार प्रबंधन की बात है, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उसको संतुलित आहार मिलता रहे। और दूसरा, इनका स्टोर जो फूड का स्टोर है बहुत ही अच्छी जगह जो लीक प्रूफ हो, जहाँ पानी अंदर न जाता हो, सूखे वातावरण में करना चाहिए। बोरों में कोई छेद ना हो, चूहे नुकसान न पहुँचाने पाएँ, और इसके साथ ही साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फंगल इन्फेक्शन, अफ्लाटॉक्सिकोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन, अगर हम संक्रमित फूड खिलाएंगे मुर्गियों को तो उनकी ग्रोथ में बहुत मार खाता है ना। तो इसकी वजह से हमको अफ्लाटॉक्सिकोसिस से बचाव के लिए बिल्कुल जिसमें नमी रहित जो फूड है उसका संतुलित आहार हमेशा तैयार करके समय समय पर देना चाहिए। दूसरा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको ज़्यादा मात्रा में फूड तैयार करके स्टोर नहीं रखना है। जितना देर तक आप संग्रहित रखेंगे उसमें अफ्लाटॉक्सिकोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो उपलब्ध जो जल है, जो पीने का पानी है, वह संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अधिकतर हमारे मुर्गी पालक उपयोग करते हैं बोर का पानी अपनी मुर्गियों के लिए। तो उस समय देखिए कि सबसे पहले तो आप बोर का पानी तो उपयोग करें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर सैनिटाइज़र है वो आप डबल डोज में उपयोग करें, ताकि जो संक्रमण की जो संभावनाएं हैं, बरसात का पानी जो मिक्स होता है उसमें, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और दूसरा, समय समय पर आप बरसात आने के समय और उसके 15-20 दिन के अंतराल में हर बार जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी आप विसंक्रमित करते रहें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण इकट्ठा ना होने पाए। नहीं तो मुर्गियों में मृत्यु दर और बाकी बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक हम टीकाकरण की बात करें, पहला टीका तो हैचरी में ही लग जाता है, जिसको मैरेक्स टीका बोलते हैं। दूसरा टीका 1 हफ्ते पूरा होने के पहले F1 लसोटा का टीका हम मुर्गियों में फार्म में दे देते हैं। ये 1 बूंद नाक में, 1 बूंद आँख में दिया जाता है। आजकल लोग सीधे पानी में भी घोल के करने लगे हैं।
जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, गंबोरो बीमारी भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है, तो इस बीमारी का भी टीका हम मुर्गियों को दूसरे हफ्ते में दे देते हैं। फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही हम एक बार फिर से रानीखेत बीमारी का टीका, जो पहला टीका लगाया था हमने फॉर्म में पहले हफ्ते में, उसी का दूसरा टीका उसमें F1 का लगाते हैं। तो वह ये इस तरह से 3 टीके तो आवश्यक ही हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गंबोरो बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो चौथे हफ्ते में गंबोरो बीमारी का रिपीट टीका भी दिया जाता है। जो मुर्गी पालक भाई जो लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, उनको आगे भी टीकाकरण जारी रखना पड़ता है। जैसे हम R2B का वैक्सीन करते हैं, जो रानीखेत बीमारी होती है, उसका टीका एक और 28 से 35 दिन के बीच में एक और देते हैं, और इसके बाद फिर गंबोरो का एक वैक्सीन और दिया जाता है। इसी तरह से उम्र के और आगे बढ़ने पर उनको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाना पड़ेगा। ये सारे टीके आवश्यक तौर पे लगवाते जाएं तो आपके बीमारियों में, मुर्गियों की बीमारियों में काफ़ी निजात मिलती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 6 से 49 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 से 22.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 13.7 से 25.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके, जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलूपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट
425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। फलों में आम, नींबू और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई शीघ्र पूर्ण करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवरा, जिला मंदसौर के कृषक चंदन कुमार ने। ये कपास की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंदन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको कपास में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे और इसमें एक रस चूसक कीट जिसमें माहू, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स की संक्रमण होता है, जिससे कि पत्तियां किनारे से पीले पीले होकर के जलन जैसा मुरझा करके और काले में जो मिड रिब होती है उसकी बीच की जो धमनी होती है उस पर काले काले जैसा रंग हो जाता है। तो इस तरह का जो कीड़े आप देखते हैं और कपास के पत्तियों का रंग मटमैला सा हो जाता है, तो ये सारी जो अवस्थाएं आती है कपास के पत्तियों में, ये रस चूसक के कीट की वजह से आता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अच्छे मुनाफे के लिए कपास की खेती किए हैं। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिनका समय रहते सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को अपनाकर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। हम किसान भाइयों को सलाह ये देंगे कि अगर कोई किसान भाई अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं किए होंगे तो वो अभी एक नीम तेल का, या अगर नीम तेल कम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अभी हम नीम तेल का इसलिए हमने बोला कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है कपास या किसी भी फसलों में, उसमें जो अपने मित्र कीट होते हैं, मकड़ी वगैरह जो होते हैं, उसका बढ़वार ज़्यादा होता है। तो हम अगर नीम तेल का छिड़काव करेंगे तो अपने जो वातावरण में मित्र कीट होते हैं उसका, लेडी बर्ड बीटल जो मकड़ी होते हैं, इसका हम बचाव करेंगे और इसकी संख्या भी बढ़ेगी। जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उससे हम फ्लावरिंग स्टेज पे जा रहे हैं, कपास में आएंगे तो फूल आना शुरू करेंगे। फूल आने के समय भी हम एक रासायनिक दवाई कीटनाशकों का छिड़काव करें, बॉल जो स्क्वायर बनना शुरू होता है उस समय, ताकि हम फूल और स्क्वायर बनने के समय में कीटनाशकों का छिड़काव करने से कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे क्विनोलफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का हम छिड़काव 1 से 1.5 ml 2 ml तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करने से उसमें जो कीड़े बनते हैं और एक कपास को डस्टी कॉटन बग लगते हैं, जब स्क्वायर बनना चालू हो जाता है उस कपास खुलने लगते हैं, तो उस समय भी इनका कीटों का प्रभाव कम होगा। किसान भाइयों, मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कपास की फसल में पत्ती धब्बा, झुलसा जैसे कई रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान रोगों को कैसे पहचाने और समय रहते रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, वो इस प्रकार से है। कपास में खास करके बीटी कपास में झुलसा रोग
और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बोलते हैं, उसमें काले काले तना हो जाते हैं और पत्तियां जल जाती है। तो इस रोगों से बचाव करने के लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि एक फफूंदनाशक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति टंकी, यानी 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 30 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसमें 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला करके पीठ वाली टंकियों से हम छिड़काव करें तो हमारा जो ये कपास का में झुलसा रोग है, आप रोग लगने से पहले आप करेंगे तो आपका बचाव करेगा। और ये सही समय है अब आपके झुलसा का रोगों का प्रबंधन के छिड़काव करने के लिए। तो हम किसान भाई हम 100 से 20 दिन तक अगर हम कपास का अच्छी देखभाल करके हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन करें तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हम अच्छी आमदनी कर सकेंगे। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।